हेलो बच्चों, आप सब कैसे हो। हमने बच्चों पहले पार्ट नंबर 8 किया था, पार्ट नंबर 9 पढ़ाया था आपको। इसको अच्छे से एक बार और समझा देती हूँ मैं। क्रिया क्या होती है? जिस शब्दों से हमें किसी काम के करने के बारे में या होने के बारे में पाया जाए उसे क्रिया कहते हैं। ठीक है, फिर हमने क्रिया के आगे भेद किए थे। क्रिया के कितने भेद होते हैं? क्रिया के 2 भेद होते हैं, कर्मक क्रिया और अकर्मक क्रिया। कर्मक क्रिया कौन सी होती है? जिन वाक्यों में क्रिया के साथ कर्म का प्रयोग किया जाता है उन्हें कर्मक क्रिया कहते हैं। और अकर्मक क्रिया कौन सी होती है? जिसमें क्रिया के साथ कर्म का प्रयोग नहीं किया जाता, तो वो कौन सी अकर्मक क्रिया होती है। ठीक है, आगे हमने इसका आज अभ्यास करेंगे। बच्चों आपने ध्यान से देखना है, जिससे आपको अच्छे से प्रश्न उत्तर याद भी हो जाएंगे। वह शब्द जिससे किसी कार्य के करने अथवा होने का बोध हो उसे क्रिया कहते हैं। तो हम क्रिया पे टिक मार्क कर देंगे। ठीक है, क्रिया के भेद हैं कर्मक क्रिया, अकर्मक क्रिया। कौन सी भेद हैं इसके? ये दोनों हैं, तो ये दोनों वाले पे हम टिक मार्क कर देंगे। ठीक है, आगे है राम खाना खाता है में कौन सी क्रिया है? राम खाना खाता है। राम क्या खाता है? खाना खाता है। प्रश्न इसी वाक्य में हमें प्रश्न करने पर इसी वाक्य में ही हमें उत्तर मिल रहा है, तो इसका मतलब है ये क्या है? कर्मक क्रिया। फिर है सुमेल कीजिए। हमने इनका मेल करना है। भाषण, भाषण देना, पत्र लिखना, सच बोलना, सब्जी पकाना, गीत गाना, नृत्य करना। तो बच्चों आपने ये इनको मिलाना है सही वाक्य के साथ। ठीक है, आगे प्रश्न नंबर करते हैं 3। उदाहरण देकर मूल धातु से नए शब्द बनाने हैं हमने। ठीक है, जैसे चल से चलना, चलता, चलेगा, ऐसे लिखा है। तो ऐसे ही हमने आगे जो शब्द दिए हैं इनके मूल धातु से नए शब्द बनाने हैं। जैसे लिख से क्या आ जाएगा? लिखना, लिखता, लिखेगा। पढ़ से पढ़ना, पढ़ता, पढ़ेगा। रो से रोना, रोया, रोएगा। हंस से हंसना, हंसता, हंसेगा। ठीक है, आगे करते हैं अब प्रश्न नंबर 4। प्रश्न नंबर 4 में क्या पूछा है? क्रियापदों को शुद्ध करके वाक्य पुनः लिखिए। हमने क्रिया शब्दों को पढ़ के इनको शुद्ध करके वाक्य में को दोबारा से लिखना है। जैसे शुभ्रा पत्र लिखेगा। यहाँ पे देखो इन्होंने लिखा है शुभ्रा पत्र लिखेगा, तो यहाँ क्या आएगा? शुभ्रा पत्र लिखेगी। शुभ्रा क्या है? एक लड़की का नाम है, और इन्होंने लिखेगा लिखा है, तो यहाँ क्या आएगा? लिखेगी। ठीक है, भीड़ जमा हो गया। क्या है यहाँ पे? क्या आएगा? भीड़ जमा हो गया, तो यहाँ क्या आएगा? भीड़ जमा हो गई। यहाँ क्या आएगा? भीड़ जमा हो गई। तुम कहाँ रहेगा? देखो ये वाक्य को शुद्ध नहीं है, ये तुम कहाँ रहेगा, तो क्या आएगा यहाँ पे? तुम कहाँ रहोगे। जलेबी ठंडा हो गया। जलेबी ठंडा नहीं आता, यहाँ पे क्या आएगा? ठंडी। जलेबी ठंडी हो गई। ठीक है, आगे करते हैं प्रश्न नंबर 5। प्रश्न नंबर 5 में क्या है? स्पष्ट कीजिए। कर्मक क्रिया, कर्मक क्रिया की हमने परिभाषा देनी है। वाक्य में जब क्रिया के साथ कर्म का प्रयोग होता है तो कर्मक क्रिया होती है। जैसे कौवा पानी पीता है। अकर्मक क्रिया, जिस क्रिया के साथ कर्म का प्रयोग नहीं होता उसे अकर्मक क्रिया कहते हैं। जैसे शेखर हंसता है। आगे क्रियात्मक क्वेश्चन है। क्रियात्मक क्वेश्चन में कुछ शब्द दिए गए हैं। इन शब्दों को हमने कर्मक क्रिया और अकर्मक क्रिया की लाइन में लिखना है। बकरी चरती है। बकरी चरती है, अगर इसमें प्रश्न बनाते हैं हम बकरी क्या चरती है, तो इसमें हमें इस वाक्य में उत्तर नहीं मिलता, तो ये क्या है? अकर्मक क्रिया है। चाचा जी आए। चाचा जी आए, चाचा जी कहाँ से आए? ठीक है, इसमें इसी प्रश्न में हम इसका प्रश्न बनाते हैं तो इसमें उत्तर नहीं मिलता है, तो ये क्या है? अकर्मक क्रिया। आशिमा ने कंबल ओढ़ लिया। अगर इसी में हम प्रश्न बनाते हैं, आशिमा ने क्या ओढ़ लिया,
तो कंबल ओढ़ लिया, इसी में हमें उत्तर मिल जाता है। तो इसका मतलब ये क्या है, कर्मक क्रिया है। सुमेश ने पत्र लिखा, सुमेश ने क्या लिखा, अगर प्रश्न बनाए तो सुमेश ने क्या लिखा, इसी लाइन से हमें उत्तर मिल जाता है पत्र लिखा। तो इसका मतलब ये क्या है, अकर्मक क्रिया है। आभा रो पड़ी, आभा रो पड़ी, हमें इसमें रीजन तो नहीं बताया कि वो क्यों रो पड़ी। अगर प्रश्न बनाते हैं तो हमें इसमें उत्तर नहीं मिलता, तो ये क्या है, अकर्मक क्रिया है। माँ ने तवे पर पराठा बनाया, अगर प्रश्न में इस वाक्य में हम प्रश्न बनाएं तो माँ ने क्या बनाया, तवे पे क्या बनाया या किस पर क्या बनाया, तो इसमें हमें इसी में उत्तर मिल जाता है। तो इसका मतलब ये क्या है, कर्मक क्रिया। ठीक है बच्चों, आपने ये इस लेसन का अभ्यास अपनी बुक में भरना है, लिखना है और इसको अच्छे से याद भी करना है। आगे हम आज करेंगे पाठ नंबर 10 का। जब पाठ नंबर 10 को पढ़ेंगे आपने भी ध्यान से सुनना है। पाठ नंबर 10 में क्रिया, काल और वाच्य है। पाठ का नाम क्या है, क्रिया, काल और वाच्य। क्रिया के अभाव में वाक्य की रचना नहीं होती। ठीक है, निम्न देखिए, पक्षी आकाश में उड़ रहे हैं, मछलियाँ तालाब में हैं, बच्चा साइकिल से गिर गया। जो हम वाक्य बोलते हैं, जो भी हम बोलते हैं, तो वो किसी भी क्रिया के बिना संभव नहीं है। अगर कोई भी हमने वाक्य को पूरा करना है तो उसके लिए हमें क्रिया का पता होना चाहिए कि कौन सा काम कब हुआ, कैसे, कब हुआ, होएगा या आगे होने वाला है। इसके बारे में हमें क्रिया से ही पता चलता है कि कौन काम कर रहा है, कब करेगा या काम हो गया है। तो यहाँ पे कुछ उदाहरण दिए गए हैं, जैसे पक्षी उड़ रहे हैं, उड़ रहे हैं, कार्य का होना पता चल रहा है कि कार्य अभी हो रहा है। तो हैं शब्द है जो यहाँ पे हैं शब्द से हमें पता चलता है कि इस वाक्य का अस्तित्व क्या है। ठीक है, गिर गया, घटना घटित होने का पता चल रहा है। जैसे यहाँ पे लिखा है गिर गया, तो हमें पता चल रहा है कि ये काम चल रहा है या काम किया गया है। ठीक है, यह काम हो गया है। तो हमें ये जो हैं, उड़ रहे हैं या गिर गया, इन शब्दों से हमें पता चल रहा है कि ये काम कैसे हुआ, कब हुआ, या अभी हुआ है या पहले हुआ है या बीते हुए समय में हुआ है। ठीक है, जिन शब्दों से किसी कार्य, घटना अथवा अस्तित्व का बोध हो, क्रिया कहलाते हैं। जिन शब्दों से हमें कार्य के घटने का, कार्य के कब हुआ, इसका अस्तित्व क्या है, उसका बोध होता है, तो उसे क्रिया कहते हैं। आगे है धातु। धातु क्या होता है, जो क्रिया का मूल रूप होता है। क्रिया के जो मूल रूप को कहते हैं धातु कहते हैं। ठीक है, किसी धातु से ही क्रिया के विविध रूपों का निर्माण होता है। धातु किसे कहते हैं, क्रिया का जो मूल रूप होता है उसे धातु कहते हैं। जैसे हम क्रिया पढ़ना, पढ़ रहा है, पढ़ता है, तो ये पढ़ना, पढ़ रहा है, इसका जो मूल रूप है वो क्या है, पढ़। पढ़ का जो पढ़ है उसका मूल रूप है पढ़ना। जैसे इसका मूल रूप हो गया पढ़। ठीक है, तो ये मूल धातु है, जो पढ़ है ये क्या है, एक मूल धातु है। ऐसे इन धातु से क्रिया के अलग रूपों का निर्माण हो जाता है। जैसे मान लो पढ़, पढ़ एक मूल धातु है, पढ़ से हम आगे कितनी भी क्रिया बना सकते हैं, पढ़ना, पढ़ता है, पढ़ रहा है, ऐसे इनके अलग अलग रूप में प्रयोग कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे कुछ उदाहरण दिए गए हैं, उदाहरण से आपको अच्छे से समझ आ जाएगा। जैसे ये धातु है पढ़, तो क्रिया क्या होगी इसकी, पढ़ना। ठीक है, पी से कोई क्रिया क्या होगी, पीना, पीता है। ठीक है, तो ये क्रिया है, ये पीना। अगर इसके पीछे से हम ना हटा देंगे तो ये क्या बन जाएगी, इसकी मूल धातु बन जाएगी, क्रिया की मूल धातु बन जाएगी ये। जैसे सुन, सुन की क्रिया क्या हो जाएगी, सुनना। ठीक है, सुन की क्रिया मतलब कोई काम करना है हमें, तो उसकी क्रिया क्या हो जाएगी, सुनना। चल, चलना। आ, आना। लिख, लिखना। खा, खाना। जा, जाना। बैठ, बैठना। ठीक है,
जो धातु है क्रिया के मूल रूप को क्या कहते हैं? धातु। क्रिया का अगर मूल रूप, क्रिया के आगे जो भी शब्द ना शब्द लगा होता है उसको हम हटा देंगे तो क्रिया का मूल रूप आ जाता है। जैसे पढ़ना, लिखना, सुनना, पीना, इनके पीछे जो सारे न है, ये न हटा देंगे तो ये क्या आ जाएगा? इनका मूल रूप आ जाएगा। ठीक है। अब क्रिया के भेद करते हैं। क्रिया के कितने भेद हैं? क्रिया के आधार 2 आधारों पे इनके भेद किए गए हैं। कर्म के आधार पर तो इसके 2 भेद हैं। कर्म के क्रिया के जो आधार के रूप में 2 भेदों में बांटा गया है इसको, जो एक तो कर्म के आधार पर और एक संरचना के आधार पर। ठीक है। क्रिया के भेदों को 2 आधारों में स्पष्ट किया गया है, कर्म के आधार पर और संरचना के आधार पर। कर्म के आधार पर क्रिया के 2 भेद हैं। कर्म के आधार पर क्रिया के कितने भेद हैं? 2 भेद हैं। ठीक है। एक अकर्मक क्रिया और कर्मक क्रिया। ठीक है। कर्म के आधार पर क्रिया के 2 भेद हैं। वैसे क्रिया के जो 2 आधारों में बांटा गया है इसको, कर्म के आधार पर और संरचना के आधार पर। आगे कर्म के आधार पर भी इसको 2 भागों में बांटा गया है, अकर्मक क्रिया के आधार पर और कर्मक क्रिया के आधार पर। अकर्मक क्रिया कौन सी होती है? जिन वाक्यों में कर्ता के साथ कर्म का प्रयोग नहीं किया जाता, क्रिया का फल कर्ता पर ही पड़ता है, ऐसी क्रियाएं अकर्मक क्रियाएं होती हैं। जिन वाक्यों में कर्ता के साथ कर्म का प्रयोग नहीं होता, जो क्रिया का फल है सीधा कर्ता पर पड़ता है। मतलब अगर हम उस वाक्य में से प्रश्न बनाते हैं, प्रश्न बनाने पर उसका उत्तर उस वाक्य में हमें नहीं मिलता है, तो इसका मतलब है वो कौन सी क्रिया है? अकर्मक क्रिया है। जैसे यहाँ पे उदाहरण दिया है, उदाहरण से समझ आएगा बच्चों आपको। जैसे शेर दहाड़ता है, बच्चा भागता है, बंदर कूदता है। शेर दहाड़ता है। ठीक है। हमें इनका कारण नहीं बताया कि शेर क्यों दहाड़ता है। ठीक है। इनमें कर्म नहीं दिया गया है, सीधा क्रिया दी गई है। क्रिया के साथ कर्म का प्रयोग नहीं किया गया है कि अगर हम इसमें लिखें कि शेर क्यों दहाड़ता है, बच्चा क्यों भागता है या कैसे भागता है। ठीक है। इसका हमें कोई भी कर्म नहीं दिया गया है। जो क्रिया का असर किस पे पड़ रहा है? सीधा कर्ता के ऊपर। ये कर्ता है, ये क्रिया है, बीच में इसमें कर्म नहीं दिया गया है, तो इसका मतलब ये कौन सी क्रिया है? अकर्मक क्रिया है। ठीक है। आगे करते हैं, कर्मक क्रिया कौन सी होती है? कर्मक क्रियाएं, वाक्य में जिन क्रियाओं के साथ कर्म होता है, क्रिया का फल कर्म पर पड़ता है, ऐसी क्रियाओं को कर्मक क्रिया कहा जाता है। अब इसमें कहा है कि कर्मक क्रिया कौन सी होती हैं? कर्मक क्रियाएं जिन क्रियाओं का कर्म होता है, क्रिया के साथ कर्म का प्रयोग किया जाता है और क्रिया का फल कर्म पर पड़ता है, उसे कर्मक क्रिया कहते हैं। उदाहरण से समझ आएगा आपको। जैसे उदाहरण है, रानी पानी पीती है। अब देखो, रानी यहाँ पे करता है, पानी पीती है। पीती क्या है? क्रिया है। पानी क्या है? यहाँ पे कर्म है। इसमें से इसी में हम अगर प्रश्न बनाते हैं, रानी क्या पीती है, इसी में हमें उत्तर मिल रहा है रानी पानी पीती है। पानी पीती है, हमें उसका उत्तर मिल रहा है क्या पीती है? पानी पीती है। मतलब इसमें क्रिया का असर किस पे पड़ रहा है? कर्म पर पड़ रहा है। ठीक है। इसमें क्रिया के साथ कर्म का प्रयोग किया गया है, तो ये क्या है? कर्मक क्रिया है। इसमें क्रिया का फल कर्म पर पड़ता है। ठीक है। भीम ने गदा चलाई। अगर इसमें हम प्रश्न बनाएं, भीम ने क्या चलाई? गदा चलाई। तो यहाँ पे इसका प्रश्न बनाने पर हमें इसी में उत्तर मिल रहा है, तो ये क्या है? कर्मक क्रिया। कपिल गाना सुनाता है। कपिल क्या सुनाता है? गाना। तो इसमें क्रिया का असर किस पे पड़ रहा है? कर्म पे पड़ रहा है, तो ये है कर्मक क्रिया। इन वाक्यों में पीती है क्रिया का फल पानी कर्म पर, चलाई क्रिया का फल गदा कर्म पर और सुनाता है क्रिया का फल गाना कर्म पर पड़ रहा है। ये क्रिया क्या है? कर्मक क्रिया है। कर्मक क्रिया करने वाला कर्ता होता है, परंतु उसका कार्य फल कर्म पर पड़ता है।
मतलब कि इस कर्मक क्रिया में जो काम करने वाला तो कर्ता होता है, लेकिन उसका फल किस पे पड़ता है? कर्म पर पड़ता है। तो वो क्या है? कर्मक क्रिया। ठीक है। आगे इनके संरचना के आधार पर इसके भेद दिए गए हैं। संरचना के आधार पर इसके कितने भेद हैं? ठीक है, ये हम बाद में पढ़ेंगे बच्चों। आपने इतना ही पढ़ना है। क्रिया क्या होती है, धातु क्या होती है, और क्रिया के कर्म के आधार पर इसके कितने भेद हैं। कर्म के आधार पर क्रिया के 2 भेद हैं, कर्मक क्रिया और अकर्मक क्रिया। ठीक है, आपने यहीं तक इसको पढ़ना है और अच्छे से याद करना है। आगे हम सहायक क्रिया और संरचना के आधार पर इसके भेद बाद में पढ़ेंगे। अभी आप इतना ही पढ़ोगे और इसको याद भी करोगे। ठीक है, क्रिया क्या होती है, क्रिया के भेद कितने हैं, कर्म के आधार पर क्रिया के भेद। ठीक है, और बाकी आप जो ये हमने अभ्यास किया है पाठ नंबर 9 का, ये आप अपनी बुक में बहुत अच्छे से लिखोगे और इनको याद भी करोगे। ठीक है, धन्यवाद।